calculate principal stress at a point. स्ट्रेस स्ट्रेस जो होता है वो एक टेंसर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस डिफाइन करने के लिए लगभग तुम्हें 3 प्लेन चाहिए। प्लेन एक प्लेन है तुम्हारा, दिस इज माय वन प्लेन, सो दिस पर्टिकुलर प्लेन इज this plane have a normal along the x direction. The second plane is along the z direction, and third plane has a normal vector along the y direction. So in each, suppose let us take this particular plane. This particular plane have a normal vector along x direction. तो इस प्लेन पर हम लोग का दो फोर्स एक्ट करेगा। पहला फोर्स होगा इस प्लेन के तुम्हारा नॉर्मल टू दिस पर्टिकुलर प्लेन। सो नॉर्मल टू दिस पर्टिकुलर प्लेन स्ट्रेस इज कॉल्ड एज ए नॉर्मल स्ट्रेस। तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में, तो हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग सिग्मा एक्स से डिनोट करते हैं। तो इस प्लेन में तुम्हारा अगर प्लेन के पैरेलल स्ट्रेस लगता है तो उसको हम लोग शियर स्ट्रेस से डिनोट करते हैं। तो इस प्लेन के पैरेलल शियर स्ट्रेस जो है वो तुम्हारा दो कंपोनेंट होता है। द फर्स्ट कंपोनेंट इट इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, सो इट इज डिनोटेड एट टाउ एक्स जेड। In the second this particular number, so tau xy, so this particular stress is parallel to y axis and इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर एक्स है, इसीलिए पहला सबस्क्रिप्ट जो होता है वो तुम्हारा उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो पहला सबस्क्रिप्ट होता है, और सेकंड सबस्क्रिप्ट जो है इस स्ट्रेस का वेक्टर का डायरेक्शन डिनोट करता है। तो कभी भी किसी प्लेन पर अगर शियर स्ट्रेस अगर देखते हो तो तुम्हारे दो कंपोनेंट होंगे। तो सबसे पहले शियर स्ट्रेस का जो कंपोनेंट होता है एक्स जेड है, तो पहला सबस्क्रिप्ट डिनोट करता है कि किस प्लेन, उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है। सेकंड सबस्क्रिप्ट डिनोट करता है, जैसे ये पर्टिकुलर टाउ एक्स जेड है तो सेकंड सबस्क्रिप्ट जेड डिनोट करता है इस स्ट्रेस का डायरेक्शन जो है जेड एक्सिस के पैरेलल है। तो ये दो सबस्क्रिप्ट का तुम्हारा नॉमेनक्लेचर है। तो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट इंडिकेट द प्लेन, उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन, और सेकंड सबस्क्रिप्ट जो होता है वो उस प्लेन में स्ट्रेस जो है किस डायरेक्शन में तुम्हारा अलोंग है। तो इस तरीके से तुम्हारे स्ट्रेस किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस जो है वो 3x3 मैट्रिक्स तुम्हारा बनता है, वो सिग्मा को हम लोग 3x3 मैट्रिक्स है। डायगोनल टर्म जो है वो तुम्हारा नॉर्मल स्ट्रेस है, जैसे सिग्मा एक्स डिनोट करता है नॉर्मल टू एक ऐसा प्लेन जिसका नॉर्मल वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, उस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स लग रहा है। एक ऐसा प्लेन जिसका नॉर्मल वेक्टर वाई डायरेक्शन में, तो उस प्लेन पर तुम्हारा नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वाई है। सिमिलरली सिग्मा जेड जो है तुम्हारा जेड एक्सिस के तुम्हारा पैरेलल है, नॉर्मल है, ठीक है। तो ये तुम्हारा तुम्हारा स्ट्रेस का कंपोनेंट है। अब किसी पॉइंट पर तुम्हें अगर ये मैट्रिक्स तुम्हें पता है तो उस पॉइंट पर स्ट्रेस अगर तुम लोग को फाइंड आउट करना है तो उसका सबसे इजी भी क्या है, तुम्हें इस स्ट्रेस का तुम्हें आइगन वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना। सर एक कोरोना की वजह से सर ये मैट्रिक्स वाला चैप्टर मैथ वाली मैम छोड़ दी थी सर, थोड़ा बहुत सर ये भी बता हाँ दी। हेलो। हाँ सर हम ये कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से मैम ने ये वाला चैप्टर छोड़ दिया था मैट्रिक्स वाला सेकेंड सेमेस्टर में, तो सर थोड़ा इसको आइगन वैल्यूज को एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ हेलो। सर चैट बॉक्स में लिख दे रहे हैं सर। हेलो। हाँ, क्या अजय गुप्ता, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? सर कोरोना की वजह से मैथ में आइगन वैल्यू नहीं पढ़ाया गया था, तो थोड़ा बता दीजिएगा। ठीक है, ओके।
ठीक है, बता रहा है। देखो इस प्रॉब्लम में हम लोग ठीक है, देखो आइगन, किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालना है तो वो कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है, उस चीज को हम लोग देखें। ठीक, तो इससे एक एग्जांपल से हम लोग कंसीडर करते हैं। देखो तो इसमें तुम लोग को हम नहीं, ठीक है तो ठीक है, तो ठीक है, इसमें हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं आइगन वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम है, ये तुम्हारा 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इस मैट्रिक्स का तुम्हें अगर आइगन वैल्यू निकालना है तो हम लोग कैसे, किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू अगर निकालना होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं? तो सिंपली तुम्हें करना क्या है, तुम्हें जैसे ए मैट्रिक्स, तुम्हें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तुम्हारा ये ए मैट्रिक्स है, तो तुम्हें ए माइनस लेमडा इंटू आई, इस मैट्रिक्स का तुम्हें डिटरमिनेंट जो है वो जीरो है। तो तुम्हें इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेमडा का वैल्यू जो फाइंड आउट करोगे वो तुम्हारा आइगन वैल्यू होता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में तुम्हें मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स जो है -6 3 4 5 है, ये तुम्हारा ए मैट्रिक्स है। लेमडा जो है, लेमडा को हम लोग कहते हैं आइगन वैल्यू। तो तुम लोग आई जो है तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 1 0 0 1, ये तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तुम इस मैट्रिक्स को फाइंड करो ए माइनस लेमडा इंटू आई। तो इस मैट्रिक्स को अगर फाइंड आउट करते हो तो तुम्हारा आ जाता है -6 माइनस लेमडा 3 4 5 -3 माइनस लेमडा जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 से लेमडा हो जाता है, तो -6 माइनस लेमडा, तो 3 माइनस 0, लेमडा इंटू 0 0 होता है, 3 माइनस 0। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स तुम्हारा बनता है। तो इस मैट्रिक्स का तुम्हें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसलिए ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स तुम्हें फॉर्म करना होगा, उस मैट्रिक्स का तुम्हें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो जब इस मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट अगर फाइंड आउट करते हो तो उसे जीरो इक्वेट कर देता है। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो जब भी 2x2 मैट्रिक्स होगा तो इसे जब सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा फॉर्म होगा। तो जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर तुम लोग सॉल्व करते हो तो तुम्हारा दो आइगन वैल्यू तुम्हारा आएगा, लेमडा की दो वैल्यू आ गई, -7 और 6, ये दोनों वैल्यू जो है तुम्हारा आइगन वैल्यू कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो आइगन वैल्यू हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए बस अभी आइगन वैल्यू का जरूरत है, तो अभी हम लोग बस आइगन वैल्यू सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आइगन वेक्टर है, सेकंड स्टेप आइगन वेक्टर तुम्हें निकालना होगा। तो एक एग्जांपल से आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर समझ सकते हो। ठीक है, ठीक है, उसी चीज को अगर हम लोग को जैसे अगर तुम्हारे पास ये मैट्रिक्स पता है, सिग्मा जो है वो 3x3 मैट्रिक्स पता है, तो इस मैट्रिक्स का तुम्हें आइगन वैल्यू अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तुम्हें सिग्मा स्टैंड फॉर ए मैट्रिक्स, ए माइनस लेमडा इंटू आई, ये मैट्रिक्स तुम्हें फॉर्म करना होगा। तो हम लोग, ये तुम्हारा ए मैट्रिक्स है माइनस लेमडा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तुम्हें ये मैट्रिक्स फॉर्म करना होगा। तो हम लोग ये मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं, फिर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो हम लोग जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो, इससे जीरो सब्स्टिट्यूट करो। जब इस मैट्रिक्स को अगर तुम लोग एक्सपैंड करोगे तो ये एक्सपेंशन करोगे तो तुम्हारा फाइनली एक्सप्रेशन जो है इसका तुम्हारा क्यूबिक नेचर का आएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगा। तो उस क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन को अगर तुम लोग सॉल्व करते हो तो इसके तीन रूट्स होंगे, तीन लेमडा के तीन वैल्यू होंगे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है तीन लेमडा वैल्यू है। तो ये तीनों लेमडा वैल्यू जो है वो तुम्हारा प्रिंसिपल स्ट्रेस को कॉरस्पॉन्ड करता है। तो ये सिंपल वे है किसी भी पॉइंट पर प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट करने का।
ठीक ठीक है, अभी हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए देखें। नेक्स्ट तुम्हें एक टॉपिक आता है प्योर शियर कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए। तो प्योर शियर कंडीशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो किसी पॉइंट पर मानो कि तुम्हारा किसी पॉइंट 2 डायमेंशनल स्ट्रेस है, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल स्ट्रेस में तुम्हारा क्या होगा, सिग्मा जेड 0 रहता है, बाकी उस प्लेन में सिग्मा एक्स जेड, और बाकी ये 2x2 मैट्रिक्स है। तो अगर तुम्हें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ, तो तुम्हें बताना है कि क्या ये प्योर शियर का कंडीशन है कि नहीं। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट करना। अगर इस मैट्रिक्स का प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है सिग्मा 1 जो है तुम्हारा सिग्मा होना चाहिए, और सिग्मा 2 जो है माइनस सिग्मा होना चाहिए। तो एक टेंसाइल और दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस होना चाहिए, और दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए। तो उस केस में ये कंडीशन जो है प्योर शियर का कंडीशन कहलाता है। इस केस में प्योर शियर के कंडीशन में जो मोर सर्कल बनेगा, ये तुम्हारा मोर सर्कल बनता है। तो उस केस में प्योर शियर के केस में मोर सर्कल यानी मोर सर्कल, अगर तुम्हारा प्योर शियर का केस है तो जो सर्कल बनेगा उस सर्कल का ओरिजिन जो है वो तुम्हारा, उस सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन रहता है प्योर शियर के केस में। और उस सर्कल का जो रेडियस जो होता है वो रेडियस प्रिंसिपल स्ट्रेस के वैल्यू के बराबर होता है, और तुम्हारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो तुम्हारा प्रिंसिपल स्ट्रेस के वैल्यू के बराबर होगा। तो ये हमेशा प्योर शियर के केस में जो तुम्हारा मोर सर्कल बनेगा उस मोर सर्कल का सेंटर जो है वो तुम्हारा ओरिजिन होना चाहिए, और उसका रेडियस जो है वो तुम्हारा प्रिंसिपल स्ट्रेस के वैल्यू के बराबर होना चाहिए, और तुम्हारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो तुम्हारा प्रिंसिपल स्ट्रेस के वैल्यू के बराबर होता है। तो ये प्योर शियर का कंडीशन है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इस तरह का प्रॉब्लम तुम्हें कभी किसी एंट्रेंस एग्जाम में तुम्हें इस तरह का ऑब्जेक्टिव तुम्हें मिल जाएगा। तो तुम्हें 2x2 मैट्रिक्स दिया रहेगा तो तुम्हें कंडीशन बताना रहता है कि क्या ये प्योर शियर का कंडीशन है कि नहीं। तो उसके लिए तुम्हें प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल लो। तो अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस 5-5 तुम्हारा आता है तो इसका अर्थ है वो ये स्ट्रेस, उस पॉइंट पर स्ट्रेस जो है वो तुम्हारा प्योर शियर का कंडीशन तुम्हारा सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग प्योर शियर के लिए हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं कंडीशन। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक हम लोग का स्ट्रेन लॉसेट है। तो स्ट्रेन लॉसेट हम लोग पिछले क्लास में हम लोग इसका ये टॉपिक छोड़ दिया। तो ये स्ट्रेन लॉसेट करता क्या है ये हम लोग देखते हैं। तो किसी पॉइंट पर तुम्हें स्ट्रेन फाइंड आउट करना है। जैसे इस पॉइंट पे, जैसे ये तुम्हारा पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर तुम्हें एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन फाइंड आउट करना है, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन फाइंड आउट करना है, और एक्स और वाई के बीच में जो एंगल चेंज होता है उसे हम लोग शियर स्ट्रेन कर रहे हैं। तो गामा एक्स वाई तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग एप्सिलॉन ई एक्स फाइंड आउट करना है, एप्सिलॉन ई वाई फाइंड आउट करना है, और गामा एक्स वाई तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 3 गेज लेते हैं। तो एक गेज हम लोग 3 गेज लेते हैं। तो पहला गेज को एक्स डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पहला गेज को हम लोग थीटा ए एंगल पर गेज 1 को प्लेस करते हैं। दूसरा गेज जो है थीटा बी पर हम लोग गेज 2 प्लेस करते हैं। तीसरा गेज जो है थीटा सी पर हम लोग गेज 3 प्लेस करते हैं। ये 3 गेज अगर प्लेस करते हो तो गेज 1 जो है वो तुम्हारा ए डायरेक्शन में स्ट्रेन फाइंड आउट करेगा, यानी एप्सिलॉन ई नॉर्मल स्ट्रेन अलोंग ए डायरेक्शन तुम्हें इस डायरेक्शन में स्ट्रेन मेजर करेगा। सेकंड गेज जो है गेज बी जो है तुम्हारा ए बी ओ बी डायरेक्शन में तुम्हारा स्ट्रेन मेजर करता है। उसी तरीके से थर्ड गेज जो है ओसी डायरेक्शन में तुम्हारा स्ट्रेन मेजर करता है। तो ये एप्सिलॉन ई ए, एप्सिलॉन ई बी, एप्सिलॉन ई सी तुम लोग मेजर करते हो। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पर किसी 3 डिफरेंट डायरेक्शन में तुम लोग गेज में स्ट्रेन तुम लोग नॉर्मल स्ट्रेन मेजर करते हो। तो हम लोग कह सकते हैं कि मानो कि इस पॉइंट पे स्ट्रेन एप्सिलॉन ई एक्स था, एप्सिलॉन ई वाई था और गामा एक्स वाई था। तो हम लोग कह सकते हैं कि
ई ए इजकल टू दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, ये तुम्हारा टू डी ट्रांसफॉर्मेशन रहता है। तो एप्सिलॉन ई वाई के लिए हम लोग ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, एप्सिलॉन ई सी के लिए हम लोग ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। अब एप्सिलॉन ई ए, एप्सिलॉन ई वी, एप्सिलॉन ई सी, स्ट्रेन इन ए, स्ट्रेन इन बी, स्ट्रेन इन सी, ये तीन क्वांटिटी तुम्हारे पास मेजरेबल क्वांटिटी तुम लोग मेजर किया। तो जब इन तीन इक्वेशन को अगर तुम लोग सॉल्व करते हो तो तुम्हारा एप्सिलॉन ई एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। ये तीन तीन अननोन है, एप्सिलॉन ई एक्स, एप्सिलॉन ई वाई और गामा एक्स वाई, और तीन तुम्हारे पास इक्वेशन है। तो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो ये तीनों अननोन तुम्हारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये स्ट्रेन गेज का बेसिक ये फॉर्मूला है। तो तुम्हें इससे न्यूमेरिकल डायरेक्टली तुमने सॉल्व कर सकते हो। जनरली हम लोग के पास दो स्ट्रेन गेज का ओरिएंटेशन हम लोग यूज करते हैं, ये तुम्हारा जनरल कंडीशन है। तो जनरली हम लोग ये दो यूज करते हैं बुक में भी तुम्हें। अगर हम लोग तीन गेज यूज करते हैं तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है स्ट्रेन गेज, स्ट्रेन लॉसेड एट 45 डिग्री। तो पहले गेज को हम लोग क्या करते हैं हम लोग एक्स डायरेक्शन के अलोंग, हम लोग ऐसा एक्स डायरेक्शन के अलोंग हम लोग प्लेस करते हैं। सेकेंड गेज को हम लोग 45 डिग्री पर हम लोग प्लेस करते हैं, और थर्ड गेज को हम लोग वाई डायरेक्शन में प्लेस करते हैं। तो अगर तुम लोग एक्स डायरेक्शन में जो तुमने गेज वन को प्लेस किया है, तो ये गेज वन जो है एप्सिलॉन ई एक्स मेजर करेगा, यानी कि फर्स्ट गेज जो है तुम्हें ई एक्स को मेजर करता है। तो तुम पहले वाले एक्सप्रेशन से अगर तुम लोग देखोगे, ये पहला एक्सप्रेशन है, स्ट्रेन इन ए तुम्हारा है, अगर इसे सॉल्व करोगे तो स्पेशली ई एप्सिलॉन ई एक्स को डोमिनेट करता है। उसी तरीके से थर्ड गेज जो है तुम्हारा एप्सिलॉन ई वाई को तुम्हारा मेजर करता है, ये तुम्हारा थर्ड गेज। तो ये तुम्हारा थर्ड गेज को मेजर करता है। फोर्थ गेज जो है वो तुम्हारा ई बी है। तो तुमने पहले वाले गेज से एप्सिलॉन ई एक्स फाइंड आउट कर लिया था, दूसरे थर्ड वाले गेज से एप्सिलॉन ई वाई तुमने फाइंड आउट कर लिया, और सेकंड वाला गेज जो है एप्सिलॉन ई बी तुम्हें मेजर कर, यानी कि 45 एंगल में तुम्हारा नॉर्मल स्ट्रेन क्या है वो तुमने फाइंड आउट किया है। तो वो तुम्हारा मेजर होगा एप्सिलॉन ई बी से। तो ये तीन क्वांटिटी नोन है, एप्सिलॉन ई एक्स, एप्सिलॉन ई वाई और ई बी। तो तुम लोग गामा एक्स वाई को तुम लोग इस एक्सप्रेशन, सेकंड वाले एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन जो है तुम्हारा लास्टली एप्सिलॉन ई एक्स, एप्सिलॉन ई वाई और तुम्हारा गामा एक्स वाई। तो तुम लोग स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और दोनों के बीच में एंगल जो चेंज होता है एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में, वो तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो इस प्लेस से। सिमिलरली हम लोग 60 डिग्री का एक थर्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, हम लोग तीन गेज, पहले वाले गेज को एक्स डायरेक्शन में रखते हैं, दूसरे वाले गेज को हम लोग 60 डिग्री पर रखेंगे, और तीसरे वाले गेज को हम लोग 120 डिग्री पर रखते हैं। तो पहला वाला गेज जो है, ए गेज जो है तुम्हारा एप्सिलॉन ई एक्स को मेजर करता है। दूसरा वाला गेज जो है तुम्हारा ये डायरेक्टली एप्सिलॉन ई एक्स, ई वाई और तुम्हारा गामा एक्स वाई डायरेक्टली हम लोग फाइंड आउट करके एक्सप्रेशन लिखा हो। तो तुम लोग को करना क्या है, यहाँ पर थीटा ए के जगह पर, जैसे पहले वाले एक्सप्रेशन के जगह, ये थीटा ए जो है 0 हो जाएगा, थीटा बी जो है 60 डिग्री हो जाएगा, और थीटा सी जो है वो तुम्हारा 120 डिग्री होगा। तो इन तीन इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हो तो तुम्हारा एप्सिलॉन ई एक्स, एप्सिलॉन ई वाई और गामा एक्स वाई को तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो तुम्हें इस स्ट्रेन लॉसेट पर तुम लोग का एक न्यूमेरिकल आएगा, स्पेशली इसके बुक्स में न्यूमेरिकल देंगे। इससे भी कभी कभी एग्जामिनेशन में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस कॉन्सेप्ट पर पूछा जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तुम्हें प्रिपेयर करना होगा। ये तीन बेसिक है, तो ये बेसिक थे, कुछ टाइम नहीं लगेगा इनको सॉल्व करने के लिए। इसमें कुछ अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन? ठीक है।
ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हम लोग अनसिमेट्रिकल बेंडिंग तुम्हारा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन है। इसमें लगभग तुम लोग को सीखने में कम से कम 15-20 दिन लगेगा इस पूरे टॉपिक को सीखने के लिए। तो इसे हम लोग स्टेप वाइज में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये डिफिकल्ट तुम्हारा टॉपिक रहेगा। सॉम का जो इतना पढ़ाया गया इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी तुम लोग को फेस करना पड़ेगा। तो इसे तुम लोग जितना बताया जाता है उसे तुम लोग एटलीस्ट अपने घर पर करना, और इससे साइमल्टेनियसली चलोगे तो अच्छा रहेगा। तो एक न्यूमेरिकल जो होते हैं एग्जाम में या तो इंड में और मिड में इससे तुम्हारा आता है। तो हम लोग देखते हैं अनसिमेट्रिकल बेंडिंग होता है क्या, हम लोग ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल बेंडिंग में प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा, ये बीम है, कैंटिलीवर बीम है। तो पहले हम लोग कैंटिलीवर बीम में तुम्हारा पॉइंट लोड जो लग रहा होगा वो तुम्हारा पहले वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये प्रीवियसली जो भी हम लोग बेंडिंग डिस्कस किए हैं, पी लोड जो है वो तुम्हारा, ये पी लोड जो है इसके सेंटर से पास करता है, सेंट्रॉइड से पास करता था और इसके वर्टिकल डायरेक्शन में लगता था, जो भी हम लोग बेंडिंग हम लोग सीखे। नेक्स्ट अनसिमेट्रिकल बेंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, पी जो लोड है तुम्हारा सेंट्रॉइड से पास कर रहा है। एक ऐसा केस लेते हैं, इंड लोड जो है वो तुम्हारा सेंट्रॉइड से पास कर रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंगल थीटा बना रहा है। तो इस तरह के लोडिंग के लिए तुम्हें बीम में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ये तुम्हारा अनसिमेट्रिकल बेंडिंग का एक पर्टिकुलर एग्जांपल है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग ये थोड़ा सा आज के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हारा पी लोड है, इस इन पर पी लोड है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंगल थीटा बनाता है। तो इस लोड को तुम्हें दो पार्ट में स्प्लिट करना होगा। तो हम लोग इस लोड को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्प्लिट करते हैं। तो इस फोर्स को अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्प्लिट करोगे तो पी कॉस थीटा हो जाएगा, और इस फोर्स को अगर वर्टिकल डायरेक्शन में स्प्लिट करोगे तो पी साइन थीटा होगा। तो ये सबसे पहला स्टेप होगा, फोर्स को दो डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल डायरेक्शन में तुम्हें स्प्लिट करना है। ये पहला तुम्हारा स्टेप्स होता है। सेकेंड स्टेप में तुम्हें करना क्या है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो तुमने पहले पिछले वाले में तुमने वर्टिकल डायरेक्शन में तुमने स्प्लिट किया, तो फोर्स अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन तुम्हारा पी साइन थीटा है। तो पी साइन थीटा के कारण तुम्हारा बेंडिंग स्ट्रेस जो जनरेट होता है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक कंपोनेंट लेते हैं पी साइन थीटा। तो इस फोर्स के कारण हम लोग इस बीम में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, जैसे ये तुम्हारा फिक्स इंड है। तो इस फिक्स इंड पर हम लोग सबसे पहले इस फोर्स के कारण बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो इस फोर्स के कारण फिक्स इंड पर तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट वैल्यू होगा माइनस पी इंटू एल साइन ऑफ थीटा। ये फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल से मल्टीप्लाई होगा। तो दिस इज द मोमेंट along the z axis। तो ये तुम्हारा मोमेंट along z axis है। तो इस लोडिंग के कारण तुम लोग देख सकते हो ये पूरा बीम जो है तुम्हारा हॉगिंग करेगा। तो हॉगिंग करता है तो तुम्हारा इसके न्यूट्रल एक्सिस के एबव वाला पॉइंट जो है वो तुम्हारा टेंसाइल मोड में होगा, इसके न्यूट्रल एक्सिस से बिलो पॉइंट जो है वो तुम्हारा कंप्रेसिव मोड में होगा। तो हम लोग इस फिक्स पर हम लोग क्रॉस सेक्शन लेते हैं, ये मेरा क्रॉस सेक्शन है। तो इस क्रॉस सेक्शन में हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस मानते हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हम लोग जेड एक्सिस मानते हैं। तो हम लोग को इस लोडिंग के कारण फिक्स इन पर हमको पता है न्यूट्रल एक्सिस, जेड एक्सिस जो है वो तुम्हारा न्यूट्रल एक्सिस है। तो जेड एक्सिस के एवं जो एरिया है तुम्हारा जेड एक्सिस के, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट है। तो ये दोनों ही क्वाड्रेंट जो है तुम्हारा टेंसाइल मोड में रहेगा, और न्यूट्रल एक्सिस के बिलो जो फाइबर है वो तुम्हारा कंप्रेसिव मोड में रहेगा। तो न्यूट्रल एक्सिस के एवर तुम्हारा टेंसाइल मोड है और न्यूट्रल एक्सिस के बिलो जो है वो तुम्हारा कंप्रेसिव मोड है। तो हम लोग सबसे पहले इसे, हम लोग को साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए इस लोड के कारण तुम्हारा कौन सा सेक्शन जो है वो तुम्हारा टेंसाइल मोड में होना चाहिए, कौन सा कंप्रेसिव मोड में। उसकी नेचर ऑफ बेंडिंग मोमेंट से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस पूरे क्रॉस सेक्शन में अगर तुम लोग कोई पॉइंट चूज करते हो तो उस पॉइंट का तुम्हारा कोऑर्डिनेट होगा y, z। तो कोई भी पॉइंट चूज करते हो तो उस पॉइंट पर इस बेंडिंग मोमेंट के कारण तुम्हारा, अगर तुम लोग इस बेंडिंग मोमेंट के कारण तुम लोग स्ट्रेस फाइंड आउट करना है तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो सिग्मा बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ mz इंटू वाई। अगर कोई पॉइंट है तो इससे वाई डिस्टेंस, जेड एक्सिस से तुम्हारा एंगल जो बनाता है वो तुम्हारा वाई डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाई आई ऑफ जेड। तो
इस लोड के कारण किसी भी पॉइंट पर बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो तुम्हारा एम मॉड ऑफ जेड इंटू वाई इंटू आई ऑफ जेड, ये तुम्हारा बेंडिंग स्ट्रेस है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इस फोर्स के कारण किसी भी पॉइंट पर तुम्हारा बेंडिंग स्ट्रेस हो जाए, तो ये मैग्नीट्यूड है। और ये तुम्हारा वो पॉइंट किस जोन में लाई करता है, तो जैसे अगर तुम्हारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो इस वाले एक्सप्रेशन से हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, और इस वाले जोन से हम लोग, इस वाले जोन में अगर पॉइंट लाई करेगा तो हम लोग मानेंगे टेंसाइल है, अगर इस वाले जोन में अगर लाई करता है तो हम लोग मानेंगे टेंसाइल है, और इस वाले जोन में अगर कोई पॉइंट लाई करेगा तो वो कंप्रेसिव माना जाएगा, और इस वाले जोन में अगर लाई करता है पॉइंट तो वो तुम्हारा कंप्रेसिव होगा। इस वाले एक्सप्रेशन से हम लोग जनरली हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो इसलिए y के जगह पर हम लोग यहाँ पर हम लोग मॉड ऑफ y भी यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने ये पॉइंट जो है स्पेशली फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेके कंसीडर किया था, तो इसमें एक्सप्रेशन में मॉड ऑफ y मैंने नहीं यूज किया। तो तुम्हें कर क्या, इसको सॉल्व करने का 2-3 तरीका है। तो हम, मेरे लिए सिंपल क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग एरिया डिफाइन कर लेते हैं, तो किस जोन में तुम्हारा टेंसाइल मोड होगा और किस जोन में तुम्हारा कंप्रेसिव मोड होगा। तो इस पूरे जोन को हम लोग 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। तो हमको पता है कि इस फोर्स के कारण जो है, अगर ये फोर्स लगता है तो अपर वाला पार्ट जो है तुम्हारा टेंसाइल मोड में होगा, और न्यूट्रल एक्सिस के बिलो जो पॉइंट है वो कंप्रेसिव मोड में होगा। तो जब ये इंफॉर्मेशन मुझे विजुअली हम लोग समझ सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सेक्शन में अपर वाले पार्ट को हम लोग टेंसाइल प्लस का अर्थ है टेंसाइल स्ट्रेस होना चाहिए, तो प्लस से शो कर दिया, और नीचे वाले रीजन को हम लोग माइनस से शो कर देते हैं, क्योंकि मुझे नेचर ऑफ स्ट्रेस पता है। अब मुझे मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करना है, तो हम लोग जैसे अगर वो पहला क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो पहला क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो उस पॉइंट पर बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, इस इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, वो mz है। तो इसका mz जो है हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, और इस पॉइंट का तुम्हारा y कोऑर्डिनेट होगा। अभी अगेन ये y कोऑर्डिनेट हम लोग मॉड ऑफ y लेते हैं डिवाइडेड बाय i ऑफ z। i ऑफ z जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मॉड साइन किया है। तो यहाँ y भी तुम लोग यहाँ पर मॉड भी यूज कर सकते हो। तो साइन कन्वेंशन तुम्हें इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो हमेशा हम लोग इस वाले एक्सप्रेशन से न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और इस वाले रीजन से हम लोग नेचर फाइंड आउट करेंगे, क्या ये कंप्रेसिव मोड है, क्या ये टेंसाइल मोड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मैग्नीट्यूड और साइन जो है टेंसाइल स्ट्रेस है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस स्लाइड में अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। एनी क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड? ठीक है, तो प्रॉब्लम बनाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पोर्शन नहीं शो किया गया, तो इसी पार्ट को एक फिगर से डिनोट करते हैं। जैसे ये जो होगा, जैसे इस फोर्स के कारण जो है वर्टिकल डाउनवर्ड के फोर्स के कारण मोमेंट अलोंग तुम्हारा जेड एक्सिस आता है। इस फोर्स के कारण जो है वर्टिकल फोर्स के कारण मोमेंट अलोंग जेड एक्सिस आता है, और इस फोर्स के कारण जो है तुम्हारा मोमेंट अलोंग वाई एक्सिस आता है। तो इस फोर्स के कारण तुम्हारा मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस आएगा, और इस फोर्स के कारण मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस आएगा। तुम्हें समझने के लिए तुम्हें क्या है, ये तुम्हारा फोर्स है, तुम्हारा जेड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और ये तुम्हारा पॉइंट है। तो इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का मोमेंट अगर कैलकुलेट करोगे तो आर क्रॉस एफ करते हो, तो इस फोर्स के कारण मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल है, तो इसे थोड़ा सा वेक्टोरियली तुम्हें समझना होगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग फिगर से हम लोग समझते हैं। तो कभी भी इस तरह का तुम्हारा कॉम्बिनेशन होता है, अगर फोर्स जो है किसी एंगल पर तुम्हारा इंक्लाइन होगा, तो मूवमेंट जो किसी भी सेक्शन में मूवमेंट जो है वो 2 कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट होगा मोमेंट एक फोर्स के कारण, जैसे वर्टिकल फोर्स लगता है, तो वर्टिकल फोर्स के कारण जेड एक्सिस में तुम्हारा मोमेंट आएगा mz, और अगर तुम्हारा फोर्स fz जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण किसी सेक्शन पर मोमेंट आएगा my। तो किसी भी सेक्शन पर 2 तरह का मोमेंट आएगा, एक तुम्हारा मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस आएगा, एक आएगा मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस। तो ये किसी भी सेक्शन में 2 डिफरेंट डायरेक्शन में तुम्हारा मोमेंट जनरेट होता है।
तो जब तुम्हें ये मूवमेंट का डायरेक्शन अगर तुम्हें पता है, तो तुम्हें इस पूरे सेक्शन पर अगर कोई पॉइंट तुम्हें चाहिए, तो उस पॉइंट पर तुम्हें बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को तुम्हें दो पार्ट में स्प्लिट किया गया, इसे फिगर से शो किया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस हम लोग चूज करते हैं। तो मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस अगर चूज करोगे, तो अगर ये तुम्हारा डायरेक्शन शो किया है, तो अगर ये डायरेक्शन अगर तुम्हारा शो किया रहेगा, तो ये तुम्हारा एक्सिस है, ठीक है। ये तुम्हारा इस केस में वाई एक्सिस जो है वो तुम्हारा न्यूट्रल एक्सिस है। तो वाई एक्सिस को हम लोग, ये एक्सिस जो है न्यूट्रल एक्सिस है में, यानी कि इस एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो वो तुम्हारा तुम्हारा उसका लेंथ जो है वो तुम्हारा चेंज नहीं होगा। अब इस एक्सिस के तुम्हारा राइट साइड जो है वो तुम्हारा होना चाहिए कंप्रेसिव मोड होना चाहिए, ठीक है। तो इस एक्सिस के लेफ्ट साइड जो है वो तुम्हारा कंप्रेस, ये जोन जो है वो तुम्हारा कंप्रेसिव जोन है। और इसके लेफ्ट पोर्शन में ये जो है तुम्हारा टेंसाइल जोन है। इसे इस तरीके से सोच सकते हो, ये क्रॉस सेक्शन जो है, ये क्रॉस सेक्शन जो है वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो तुम्हारा इस क्रॉस सेक्शन का तुम्हारा रोटेशन होगा। तो इस केस में अगर ये क्रॉस सेक्शन तुम्हारा रोटेट करता है, तो ये क्रॉस सेक्शन जो है तुम्हारा इनवर्ड मूव करेगा। तो ये वाला फाइबर जो है वो तुम्हारा कंप्रेसिव मोड में होगा, और इसके इस वाले पोर्शन पे तुम्हारे टेंसाइल मोड में होगा। तो इस फिगर में शो किया गया है, राइट साइड में तुम्हारा ये जोन जो है कंप्रेसिव मोड में होगा, और इसके राइट लेफ्ट साइड में तुम्हारा टेंसाइल मोड में होगा। तो ये फिगर से हम लोग तुम्हारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन शो किया है, मोमेंट ड्यू टू एम वाई, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं डिस्कस करें, बस तुम्हारा क्या ग्राफिकली हम लोग ये शो करें। अब उसी तरीके से मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस तुम्हें दिया हो, तो अगर तुम्हारा मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस लाइक करता है, तो तुम्हें इस पूरे क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो ये तुम्हारा जेड एक्सिस इस केस में न्यूट्रल एक्सिस होगा। इस न्यूट्रल एक्सिस के लिए हम लोग इसलिए हॉरिजॉन्टल को, इस पॉइंट पर अगर कोई पॉइंट होगा एमजेड के कारण तुम्हारा बेंडिंग स्ट्रेस जीरो डेवलप होता है। अब ये वेक्टर जो है तुम्हारा अपर वाले पार्ट में जो होगा वो तुम्हारा कंप्रेसिव मोड होगा, क्योंकि ये पूरा सेक्शन जो होगा जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहिए। तो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, तो ये लोअर फाइबर जो है वो तुम्हारा टेंसाइल मोड में होगा, और अपर फाइबर जो है वो तुम्हारा कंप्रेसिव मोड में होगा। तो इसलिए जेड एक्सिस की जो अपर पार्ट होगा वो तुम्हारा कंप्रेसिव मोड में होगा, और इसका लोअर वाला पार्ट जो होगा वो तुम्हारा टेंसाइल मोड में होगा। अब इन दोनों ही ग्राफ को अगर तुम लोग कंबाइन कर लेते हो, तो तुम्हारा क्या होगा, तो तुम्हें जैसे ये पूरा रीजन जो है वो तुम्हारा, इसमें कुछ रीजन अगर इसको सम अप करोगे ग्राफिकली, तो तुम्हारा एक ऐसा लाइन होगा तुम्हारा, ये एक ऐसा लाइन होगा, ये इस लाइन पर रिजल्टिंग बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होना चाहिए, और इस लाइन के एबव जो है वो तुम्हारा कुछ कंप्रेसिव होगा, और इसके बिलो जो है वो तुम्हारा टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। तो हम लोग मैथमेटिकली अगर तुम लोग फाइंड आउट करोगे, तो ये तुम्हें न्यूट्रल एक्सिस तुम्हें शो करे। तो ये ग्राफिकली है, तो ग्राफिकली विजुअलाइज के लिए सही। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल तुम्हें बुक्स में मिलेंगे, तो उस पर थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, ठीक है। तो मेनली तुम्हें इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ये तुम्हें अनसिमेट्रिकल बेंडिंग है, इसका एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सबसे, इस प्रॉब्लम अनसिमेट्रिकल बेंडिंग में सबसे इजी प्रॉब्लम है, और जो कि सबसे टफ प्रॉब्लम है। तो इसके बाद भी थोड़ा सा और डिफिकल्ट आने वाला है, तो इस तरह के प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो बेटर है कि तुम लोग थोड़ा सा थ्योरी खुद से पढ़ना। अगर किस ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना है स्लाइड में, अगर जितना बताए हैं उसमें अगर डॉट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि तुम इसमें साइन जो है, साइन तुम्हें फाइंड आउट करने में दिक्कत होगा, ठीक है।